अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मेरा नाम वर्दा गनी है और आप देख रहे हैं जगायो बेसिक टेक्नोलॉजी चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम तमाम स्टूडेंट्स को जगायो बेसिक टेक्नोलॉजी चैनल की तरफ से। मेरा नाम वर्दा गनी है और एज अ वेब डेवलपर मैं आपकी प्रोफेशनल टीचर हूँ। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हमने HTML लैंग्वेज बिगिनर्स टू एडवांस इस लेक्चर में, इस वीडियो में सीखनी है। तो किसी भी टाइम को वेस्ट किए बगैर हम आते हैं अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि HTML क्या है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लैंग्वेज किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, उसके लेआउट को क्रिएट करने के लिए और कंटेंट लिखने के लिए यूज़ की जाती है। तो वेब डेवलपमेंट की ये सबसे फर्स्ट लैंग्वेज है जो कि हमें एक वेब पेज को बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो आते हैं, देखते हैं कि HTML लैंग्वेज में टैग्स, एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स, ये सब चीज़ें क्या हैं और इस लैंग्वेज को हम क्या चीज़ें यूज़ करके सीख सकते हैं। सबसे पहले तो HTML लैंग्वेज में ये बात आ जाती है कि व्हाट इज़ टैग। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें लिखा है कि ये जो B लिखा है ये दो ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखा है। ये चीज़ हमारे पास टैग बन जाती है। जो भी चीज़ इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखी होगी ये टैग कहलाएगी। ये जो ब्रैकेट्स के दरमियान में B लिखा है ये हमारा बोल्ड का टैग है। तो ये टैग हमारे पास ओपनिंग टैग है और इसी टैग को क्लोज करने के लिए हमने इसके B से फर्स्ट में स्लैश लगा दी है। यानी किसी भी टैग को ओपन करेंगे तो स्लैश लगाकर उसे क्लोज कर देंगे। तो जो भी टैग HTML में यूज़ होंगे वो इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में ही लिखे होंगे और हर टैग का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग ज़रूर होगा। तो आगे आते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कितनी टाइप के टैग्स हैं। हमारे पास टैग्स की 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप है कंटेनर टैग। ऐसे टैग जिन टैग्स के दरमियान में हमारे पास और भी टैग्स, एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स यूज़ हों। जैसा कि ये टैग है हमारे पास HTML और स्लैश लगाकर हमने इसे क्लोज किया। इसके दरमियान में हम पूरे वेब पेज के लेआउट को कंट्रोल करेंगे। टैग्स लगाएंगे, एट्रीब्यूट्स लगाएंगे, एलिमेंट्स लगाएंगे, इंस्ट्रक्शंस लगाएंगे। ये टैग कंटेनर टैग कहलाएगा क्योंकि हम इसके दरमियान में और टैग्स और एट्रीब्यूट्स को भी यूज़ कर सकते हैं इसलिए। अब आती है बात दूसरे टैग टाइप की। तो ये है हमारे पास एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग ऐसे टैग होते हैं जिनका क्लोजिंग टैब नहीं होता और ना ही हम उनके दरमियान में कोई इंस्ट्रक्शन, कोई एट्रीब्यूट दे सकते हैं। ये ओनली खुद ही अपने रूल्स को फॉलो करते हुए हमारे इंस्ट्रक्शंस को पूरा करते हैं। तो अब आगे आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास HTML में एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स क्या हैं। व्हाट इज एलिमेंट्स। ये हमारे पास लगा है टैग स्ट्रॉन्ग का और यहाँ पर हमने इस टैग को क्लोज कर दिया। दरमियान में लिखा है वर्दा गनी। अब ये जो टैग्स के दरमियान में जो भी चीज़ लिखी होगी उस चीज़ पर हमारे वो टैग्स फॉलो होंगे। तो यहाँ पर जो वर्दा गनी लिखा है, जब हम इसे वेब पेज पर सेव करके व्यू देखेंगे तो हमारे पास वर्दा गनी बोल्ड में लिखा होगा। अब जो टैग्स के दरमियान में जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जो लाइन लिखी होती है, जो वर्ड लिखा होता है, जो कंटेंट लिखा होता है, वो हमारे पास एलिमेंट कहलाता है। व्हाट इज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है। एट्रीब्यूट एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि हम टैग के अंदर देते हैं। जैसा कि हमारे पास एक टैग है हेडिंग 1, उसके अंदर हमने कहा कि अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, यानी हेडिंग 1 के अंदर जो चीज़ भी है उसे आप अलाइन कर दे सेंटर में। अब ये जो अलाइन इज इक्वल टू सेंटर है ये हमारा एट्रीब्यूट है। अब आगे एट्रीब्यूट को भी हम डिटेलन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टैग था हेडिंग 1 और यहाँ पर हमने इसी टैग को क्लोज किया। अब हमने कहा कि इसके अंदर जो भी लिखा हो, जो भी चीज़ हो हेडिंग 1 के अंदर, इसे अलाइन कर दो सेंटर में। अब जो हमने अलाइन लिखा ये हमारे पास एट्रीब्यूट नेम है और जो इज इक्वल टू के बाद में सेंटर लिखा ये हमारे पास उस एट्रीब्यूट के नेम की वैल्यू है। हमने कहा कि अलाइन हो, हमारी ये हेडिंग अलाइन हो जाए इज इक्वल टू सेंटर, इसे वैल्यू दी कि सेंटर में हो जाए।
तो ये हमारे पास एट्रीब्यूट नेम है और ये एट्रीब्यूट वैल्यू है। अब नेक्स्ट टारगेट की तरफ आते हैं। ये टैग्स है हमारे पास टेक्स्ट कंट्रोल टैग्स। तो ये हमारे पास सबसे पहला टैग है बी, और ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में सारे टैग्स सिखाए थे। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे उन्हें चाहिए कि मेरे बिगिनर्स जो बेसिक मैंने HTML लैंग्वेज के 13 लेक्चर्स बनाए हैं उन्हें अच्छे से देखें। मैं आपको इस लेक्चर में भी क्लियर करूंगी जो स्टूडेंट्स मेरी इस लेक्चर पर पहले दिन आया है। ये जो बी का टैग है इसका मतलब है बोल्ड टैग। ये किसी टेक्स्ट के ऊपर जब हम लिखेंगे, इसे अलाउ करेंगे तो ये उस टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। और आई का टैग अटैलिक के लिए यूज़ होता है, ये लिखे हुए टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है। और ये अंडरलाइन, ये स्मॉल, मैं आपको इसका व्यू भी दिखाती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे जो स्टूडेंट्स मेरे इस लेक्चर पर न्यू आए हैं। तो आते हैं हम अपने इस वेब पेज पर। इस जो हमने क्रिएट किया हुआ है इस पर हमने इसे ओपन किया गूगल क्रोम पर। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं एडिटर पर, नोटपैड पर। यहाँ पर हमने HTML एक टैग लगाया, उसके अंदर बॉडी का टैग लगाया, उसके बाद हमने एक प्री का टैग लगाया कि हम इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन दें ये फॉलो करें। अब हमने एक लाइन लिखी है दिस इज द टेक्स्ट इन द हेडर, तो उसके ऊपर हमने बी का टैग यूज किया है। उसके बाद हमने एक और लाइन लिखी दिस इज अ साइड कमेंट, इसके ऊपर हमने अटैलिक का टैग यूज किया, उसके बाद यू का टैग यूज किया, उसके बाद स्मॉल, और उसके बाद बिग, उसके बाद स्ट्रॉन्ग। जो टैग आपको यहाँ पर मैंने दिखाए थे वही टैग मैंने यहाँ पर लगाए हैं। अब मैं इसे यहाँ से सेव करके फाइल को जाकर अपने गूगल क्रोम पर इसका व्यू देखती हूँ। रिफ्रेश किया तो ये देखें, मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको ये इजी से नज़र आ सके। पहली लाइन जो हमने जिसके ऊपर बी का टैग लगाया था वो थोड़ा सा बोल्ड है। दूसरी लाइन के ऊपर हमने अटैलिक टैग लगाया था, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, यानी इसका स्टाइल टेढ़ा हो गया। तीसरी लाइन पर हमने यू का टैग लगाया था अंडरलाइन, तो ये अंडरलाइन हो चुका है। तीसरी लाइन पर हमने लिखा था कि ये स्मॉल हो जाए, तो ये दूसरे टैग से थोड़ा सा छोटा है। उसके बाद हमने तीसरे पर लगाया था बिग, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। उसके बाद इस पर हमने लगाया था स्ट्रॉन्ग, तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में कोई फ़र्क नहीं है, ये एक दूसरे को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टारगेट की तरफ। ये है हमारे पास 6 हेडिंग्स HTML की, तो इनको भी देखते हैं कि इनका व्यू कैसे है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल रूलर लगाकर उस पार्ट को इस पार्ट को अलहदा कर दिया। यहाँ पर मैंने हेडिंग 1 लिखा हुआ है, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 6 तक मैंने लिखी हुई है सारी हेडिंग्स, और इन्हें क्लोज भी किया हुआ है। इनके दरमियान में मैंने कुछ लाइंस लिखी हुई है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, होम टूल मार्कअप लैंग्वेज, चूज द करेक्ट HTML, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML, ये मैंने लाइंस लिखी हुई हैं। अब इसे हम व्यू करके देखते हैं। तो यहाँ से रिफ्रेश करती हूँ, थोड़ा सा नीचे आ जाती हूँ अपने, तो ये देखें, इसे जूम कम कर लेती हूँ ताकि आपको इस बात की भी अच्छे से समझ आए। तो ये देखें, हेडिंग 1 सबसे बड़ी है, उसके बाद हेडिंग 2 उससे छोटी, हेडिंग 3 उससे छोटी, हेडिंग 4 उससे छोटी, और हेडिंग 5 उससे छोटी, और हेडिंग 6 एक सिंपल टेक्स्ट है जो कि हम लिखते हैं वेब पेज पर। ये होगी हेडिंग्स के बारे में। अब हेडिंग्स के बाद आते हैं हम अपने दूसरे लेक्चर्स पर। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने कुछ और टैग्स भी सीखे थे। HTML में कुछ और टैग्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पर एक टैग है मार्क्यू। मार्क्यू टैग यूज़ किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को एनिमेट करवाने के लिए, मूव करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। तो इसका भी व्यू आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करती हूँ और यहाँ पर आकर नीचे आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो हमारा टेक्स्ट है ये मूव हो रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। इसी तरह इसी टैग को, मार्क्यू के टैग को ही हम किसी इमेज पर लगाकर भी इमेज को एनिमेट करवा सकते हैं। ये देखिए, मैंने मार्क्यू का टैग लगाया है इमेज पर, उसके अंदर मैंने डायरेक्शन दी है कि ये जो मेरी इमेज है ये राइट से लेफ्ट की तरफ जाए, और जैसे इसके ऊपर माउस आए मेरी इमेज पर तो ये स्टॉप हो जाए, और जैसे इसे माउस मतलब हटाया जाए तो ये स्टार्ट हो जाए।
तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मेरी यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट जा रहा है, इस पर मैं माउस लेके आ रही हूँ, इसे कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जैसे मैं अपनी इमेज के ऊपर लेकर आई तो मेरी जो इमेज है वो रुक गई है, और जैसे मैंने इसे माउस हटाया तो ये देखिए ये चलने लग गई है। मैंने टेक्स्ट के ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लगाई, सिंपल इसे लिखा है, लेकिन वही इंस्ट्रक्शंस आपको समझाने के लिए मैंने इमेज पर लगाई हैं ताकि आपको समझ आ सके। और यहाँ पर ये देखिए मैंने डायरेक्शन दी थी राइट, तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। टेक्स्ट पर मैंने कोई डायरेक्शन नहीं दी, सो ये डिफ़ॉल्ट है कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है। ये चीज़ें तो वो हैं जो हमने बेसिक HTML में सीखी थी। तो अब आते हैं हम कुछ एडवांस HTML की तरफ। तो ये देखिए हमारे पास एक टैग है मार्क और क्यू, डेल, बटन, आइडियो, वीडियो, एम्बेड। ये टैग हमने बेसिक HTML में नहीं सीखे थे, तो आज हम इनकी डिटेल प्रैक्टिस करेंगे। तो आते हैं अपनी स्क्रीन पर। ओके, हम इसे ओपन करते हैं यहाँ एडिटर पर। तो मैं इसे नोटपैड पर ही ओपन कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट दिया है। यहाँ पर ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पर एक लाइन, माय फर्स्ट हेडिंग। तो उसके ऊपर मैंने ये टैग लगाया डेल का। तो जैसे मैंने यहाँ पर डेल का टैग लगाया, और दूसरा टैग था मेरे पास मार्क, और इस मार्क के टैग को लगाया एक लाइन के ऊपर, आ सिंपल पैराग्राफ और टेक्स्ट। जो टैग मैंने लगाया है साथ में ही मैंने उस टैग को क्लोज भी किया है। ये देखिए मैंने डेल का टैग लगाया और इसके अंदर मैंने लिखा माय फर्स्ट हेडिंग, उसके बाद टैग को क्लोज भी किया है। यहाँ पर मैंने मार्क का टैग लगाया और लाइन के बाद में इसे क्लोज भी किया है। डेल टैग का मतलब होता है कि अगर किसी लाइन को आप दरमियान से कट करना चाहते हैं, यानी डिलीट करना चाहते हैं, डेल करना चाहते हैं, तो आप वहां डेल का टैग यूज करेंगे। मार्क टैग का मतलब होता है कि अगर आपने बहुत सारा कंटेंट लिखा है लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 2 लाइनों की, तो आप उसे मार्क करना चाहते हैं, उस पर हम मार्क टैग लगा देते हैं, तो वो मार्कअप हो जाती है। क्यू टैग का मतलब होता है अगर आप किसी डेफिनेशन को इतने बड़े कंटेंट में लिख रहे हैं तो उसे आप थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए, थोड़ा सा सामने अपीयर करने के लिए आप उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगा देते हैं, उसके लिए हम क्यू टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास इस टैग, ये टैग भी हमारे पास अंडरलाइन टैग की तरह ही यूज़ किया जाता है। तो अब हम इसे यहाँ से सेव कर लेते हैं और इसका प्रीव्यू देखते हैं गूगल क्रोम पर। तो ये देखिए, इसे जूम कर लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये देखें, जो मैंने डेल का टैग लगाया था उसने मेरे जो लाइन है उसे कट कर दिया, मार्क के टैग ने इस टेक्स्ट को मार्कअप कर दिया, और क्वेश्चन टैग ने, क्यू टैग ने इसे क्वेश्चन के दरमियान में लिख दिया, और इस टैग ने, इंसर्ट टैग ने इसे अंडरलाइन कर दिया। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट टारगेट की तरफ। अब हम देखेंगे कि बटन टैग क्या है, आइडियो टैग क्या है, वीडियो टैग क्या है, एम्बेड टैग क्या है। उसके अलावा हम आज के लेक्चर में व्हाट इज़ डेफिनेशन लिस्ट, व्हाट इज़ डॉक टाइप, व्हाट इज़ नेस्टेड लिस्ट और हाउ कॉल इमोजीज ऑफ वेब पेज, तो इनके बारे में अब हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। सो अब हम अपनी स्क्रीन पर आते हैं और अपने नोटपैड एडिटर को ओपन करके इनको देखते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं जो मैंने आपको अभी अभी बताई हैं। ओपन करते हैं अपनी इस फाइल को। मैंने ये कोड पहले से लिखा हुआ है ताकि मैं किसी भी टाइम को वेस्ट किए बगैर आपको अच्छे से समझा सकूं। तो मैंने अपनी इसी फाइल को ओपन किया नोटपैड पर। सबसे पहले तो आपके पास एक टेबल है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बेसिक HTML में कि टेबल हम कैसे लिखते हैं, उसमें हम विड्थ को कैसे कंट्रोल करते हैं, बॉर्डर कैसे लगाते हैं, सेल स्पेसिंग कैसे देते हैं। तो एक बार दोबारा बता दूं कि हमारे पास एक टैग होता है टेबल। टेबल टैग के अंदर आकर हम विड्थ देते हैं, और जितनी हमने विड्थ देनी होती है उतनी ही हम यहाँ पर विड्थ लिख देते हैं। उसके बाद हम बॉर्डर दे देते हैं। हम 1 पिक्सल का बॉर्डर देना चाहते हैं 1 पिक्सल का दे देते हैं, 100 का दे देते हैं 100 का, 10 का तो 10 का। सेल स्पेसिंग दे देते हैं। सेल स्पेसिंग होती है कि हमारे टेबल में टेबल की जो लाइंस हैं उनके दरमियान में और सेल है उसके दरमियान में कितना फ़र्क हो। तो यहाँ पर हमने कोई फ़र्क नहीं रखा। आप इसे फ़र्क दे सकते हैं, 10 पिक्सल कर सकते हैं, 20 पिक्सल कर सकते हैं, पर मैंने नहीं दिया। उसके बाद ये जो कैप्शन है, ये जो टेबल के ऊपर हमारी हेडिंग होती है जिसके बारे में टेबल होता है,
वो लिखने के लिए कैप्शन यूज़ किया जाता है। टेबल ऑफ स्कोर्स, तो मैं इसका प्रीव्यू भी आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो ये देखिए जो कैप्शन लिखा हुआ था वो ये है, टेबल ऑफ स्कोर्स, टेबल के ऊपर आ चुका है। हम अपने फालतू पेजेस को ऑफ कर देते हैं। ओके, अब उसके बाद है टेबल रो, यानी टेबल की जो पहली रो हो उसके अंदर हमारे पास टी हेड हो, टेबल का एक हेड है, उसके अंदर आपने हमें 4 कॉलम्स देने हैं और 4 के 4 ही हेड हों, यानी टेबल की हेड सेक्शन हो। पहला हो सीरियल नंबर, दूसरा फर्स्ट नेम, तीसरा लास्ट नेम और मार्क्स। तो इसे भी आपको प्रीव्यू करवा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये जो हेड सेक्शन बन चुका है, यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ आ गया, यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मार्क्स। जैसा कि हमने नीचे देख रहे हैं इनसे थोड़ा सा ये सिंपल डिफरेंट है, यानी ये हेड सेक्शन है। अब हम TR इसे क्लोज कर दिए पहली रो को। अब दूसरी रो को स्टार्ट किया, उसके अंदर हम बता रहे हैं TD, टेबल डाटा, टेबल कॉलम्स, यानी अब जो हम डाटा लिखेंगे वो TD के अंदर लिखेंगे। पहले वो TH था, यानी T हेड था, टेबल का हेड सेक्शन था, अब टेबल का डाटा है। अब हम जितनी रोज और जितने कॉलम्स लेना चाहेंगे उतने ही बना सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर 4 कॉलम्स लिए, 4 रोज ली और आगे फिर मैंने इसके 4 ही कॉलम्स लिए। यहाँ पर सीरियल नंबर 1 2 3 4 लिखा, यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखा, यहाँ पर सेकंड नाम, यहाँ पर मार्क्स लिखिए। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ। टेबल के बाद मैंने हॉरिजॉन्टल रूलर लगाकर इसे डिवाइड कर दिया पार्ट्स में। तो दूसरी चीज़ है हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट। कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पर हम जब एक चीज़ लिख रहे हैं उसके आगे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो हम उसे डिफरेंट कैटेगरीज को बताना चाहते हैं कि ये इसकी कैटेगरीज हैं, तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिखा और यहाँ पर मैंने बताया कि DT, यानी मेरे पास जो पहला डिस्क्रिप्शन टेबल है वो है बुक्स। ओके, तो आगे उसकी जो डिस्क्रिप्शन की जो डिटेल है, पहला है बुक्स नॉवेल्स बेस पर भी हो सकती हैं, बुक्स स्टोरी बेस पर भी हो सकती हैं, बुक्स एजुकेशन बेस पर भी हो सकती हैं। यहाँ पर आकर मैंने फिर दोबारा एक डिस्क्रिप्शन वो DT दिया और मैंने यहाँ पर बताया कि कंप्यूटर्स के पार्ट्स, तो इसके सॉफ्टवेयर पार्ट्स भी हो सकते हैं, इसके हार्डवेयर भी हो सकता है और इसके एप्लीकेशन टाइप भी हो सकती है। तो अब गूगल क्रोम पर आकर मैं इसे प्रीव्यू करती हूँ। तो यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ पर ये बुक्स दिया गया, उसके आगे थोड़ा सा यहाँ पर जगह छोड़कर आगे उसकी कैटेगरीज दी गई, नॉवल बेस, स्टोरी बेस, एजुकेशन बेस, और फिर उसके बाद लिखा कंप्यूटर पार्ट्स, तो इसके सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एप्लीकेशन टाइप। और एक हमारे पास और है नेस्टेड लिस्ट, ये भी इसी तरह की कैटेगरीज को ही अलग-अलग करने के लिए यूज़ की जाती है, ये ऑर्डर लिस्ट में आ जाती है। इसे भी मैंने हॉरिजॉन्टल रूलर लगाकर इससे अलग अलग कर दिया है। हॉरिजॉन्टल रूलर क्या चीज़ है आपको ये भी बता दूं। हॉरिजॉन्टल रूलर वहाँ लिखा जाता है, यहाँ पर हम अपने वेब पेज में कंटेंट को डिवाइड करना चाहते हैं पार्ट्स में। ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये एक हॉरिजॉन्टल रूलर है। ओके, ऑर्डर्ड लिस्ट में आ चुके। हमने पहले दी लिस्ट, लिखा दिस इज़ एन ऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद हमने एक और लिस्ट दी, उसमें भी लिखा, और यहाँ पर ये जो कोड का टैग यूज़ किया गया है, ये इसलिए यूज़ किया गया है ताकि हमारे वेब पेज को पता हो कि जो हमने LI लिखा है ये कोड की सूरत में लिखा है, इसे हम कोड ही अपीयर करवाना चाहते हैं, तो इसलिए हमने कोड टैग लगाया यहाँ पर। उसके बाद फिर दोबारा लिस्ट दी, उसके बाद उस लिस्ट के अंदर हमने एक लिस्ट दी, यानी हमने यहाँ पर बताया नोटिस दैट द लाई टैग्स आर यूज्ड फॉर बोथ, कि लाई टैग जो इस चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। तो इसके अंदर जो हमने लिस्ट दी उसे दोबारा अनऑर्डर्ड लिस्ट की सूरत में लिखा, फिर उसे भी लिस्ट लगाया, दिस इज़ एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, द कोड लाई टैग्स कम बिटवीन टू कोड। अब हम इसके प्रीव्यू को देखकर अच्छे से समझ आएंगे कि ये क्या है। ये देखें, हमारे पास एक पहली लिस्ट आई, दूसरी लिस्ट आई, तीसरी लिस्ट आई। अब तीसरी लिस्ट की आगे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे दिस इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, द लाई टैग्स कम बिटवीन टू UL टैग्स। तो ये इसकी आगे कैटेगरीज हैं, ये भी इसीलिए ही यूज़ किया जाता है। इसकी भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।
अब आते हैं हम अपने ऑडियो टैग की तरफ के HTML में ऑडियो टैग कैसे लगाए जाते हैं, कि अगर हमने अपने वेब पेज में कोई ऑडियो कॉल करनी है तो हम कैसे करें। तो हमारे पास एक टैग है ऑडियो, तो ये जो ऑडियो टैग है हमारे पास, ये हमने लगाया, इसके अंदर हमने सोर्स दिया, हमने बताया कि हमारी ये जो ऑडियो कॉल करना चाहते हैं हम, ये कहाँ पड़ी है। हमने बताया कि एक ऑडियो का हमारे पास फोल्डर है, उसके अंदर स्लैश लगाई, यानी उसके अंदर जाएं, उसके अंदर एक नाम है तराना नाम से एक ऑडियो है, और उसकी जो टाइप है वो है MP3। और आप जानते हैं कि किसी भी ऑडियो की डिफ़ॉल्ट जो टाइप होती है वो MP3 ही होती है। उसके बाद हमने कहा कि हमें इसके सारे के सारे कंट्रोल चाहिए, और हमारी ये जो ऑडियो है ये ऑटो प्ले हो, और ये लूप भी हो, यानी ये एक जब चलकर ख़त्म हो जाए तो खुद ब खुद दोबारा ये स्टार्ट हो जाए। और ये जो हमने नीचे लाइन लिखी है, योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द ऑडियो एलिमेंट्स, इसका मतलब है ये इसलिए लिखते हैं ऑडियो टैग के अंदर कि अगर किसी ब्राउज़र पर हमारी ये ऑडियो, यानी कोई ओल्ड वर्जन ही कोई यूज़ कर रहा है ब्राउज़र का, तो उस पर हमारी ये ऑडियो काम नहीं कर रही, तो वहाँ ये लाइन अपीयर हो जाएगी कि योर ब्राउज़र डजंट सपोर्ट द ऑडियो एलिमेंट। तो इस ऑडियो टैग को हमने क्लोज कर दिया। इसके प्रीव्यू को देखते हैं, यहाँ पर आकर ये देखें, ये हमारे पास एक ऑडियो लगी है। जैसे ही मैं इसे ये देखें, इसके पूरे कंट्रोल्स हमारे पास आ रहे हैं, इसकी वॉइस भी आ रही है, हम वॉइस को भी ओपन और क्लोज कर सकते हैं। मैं इसे क्लोज ओपन कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास इसके और भी प्लेबैक स्पीड काफ़ी, जो जितने इसके कंट्रोल्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कंट्रोल्स आ रहे हैं। यहाँ से मैं इसे स्टार्ट करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये खुद ब खुद जब वो ख़त्म हो जाएगी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरे पास ये ऑडियो स्टार्ट हुई है, ये मेरे पास ऑडियो स्टार्ट हुई है। जैसे मैंने यहाँ पर इसे यहाँ पर लेके आई हूँ तो ये देखें, ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये कंप्लीट होगी ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए ये दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। ओके, अब हम आते हैं अपने, इसे क्लोज कर देते हैं और आते हैं अपने वीडियो टैग पर कि हमारे पास वीडियो टैग क्या है। ये है हमारे पास वीडियो टैग। मैंने वीडियो टैग भी लगाया और उसके अंदर आकर मैंने सोर्स दिया कि जाकर वीडियो का एक फोल्डर है उसके अंदर जाएं, उसके अंदर तराना नाम से एक वीडियो है, उसकी टाइप जो है MP4। और आप सब जानते हैं कि किसी भी वीडियो की जो डिफ़ॉल्ट टाइप होती है वो MP4 होती है। मैंने इस वीडियो की हाइट को भी कंट्रोल किया कि 200 इसकी हाइट हो और विथ इसकी 300 हो, इसके पूरे के पूरे कंट्रोल्स हों, ये लूप हो, यानी ये जैसे ही मुकम्मल हो ये खुद ब खुद दोबारा चल जाए, और ये ऑटो स्टार्ट हो कि जैसे ही मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूं तो ये ऑटो स्टार्ट हो जाए। अब उस वीडियो के ऊपर मैंने एक पोस्टर लगाया। पोस्टर यानी जैसे हम YouTube पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो हम देखते हैं कि YouTube पर कोई वीडियो होती है उसके ऊपर थंबनेल लगा होता है, लेकिन जैसे हम वीडियो को ओपन करते हैं उसके अंदर कुछ और होता है, और जो हम उसके ऊपर पोस्टर देख रहे होते हैं वो कुछ और होता है। ऐसे वेब पेज पर कैसे पोस्टर लगाया जाता है वीडियो पर, वो इस तरह लगाया जाता है पोस्टर। उसके अंदर आकर मैं बताया कि इमेजेस का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक 2 नाम से इमेज पड़ी है जिसकी टाइप JPEG है। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये देखें मेरे पास एक फोल्डर है, ये इसका नाम वीडियो है, इसके अंदर जाएं, ये देखें यह तराना नाम से एक वीडियो पड़ी है, इसकी टाइप मेरे पास ये देखें MP4 है, आप डिफ़ॉल्ट ही है MP4। ओके, और इमेजेस के फोल्डर में आई, ये देखें 2 नाम से JPEG, 2 JPEG इसकी टाइप है, 2 नाम से ये पिक्चर है, ये मेरी वीडियो के ऊपर पोस्टर लगा होगा। तो मैं आपको प्रीव्यू करवाती हूँ, नीचे आती हूँ, ये देखें ये वीडियो है और इस वीडियो के ऊपर जो पोस्टर लगा है ये वही इमेज है जो कि उस इमेजेस के फोल्डर में पड़ी थी। और ये देखिए मैं जैसे ही इस वीडियो को ओपन करूंगी ये खुद ब खुद जैसे ख़त्म हो जाएगी ये खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इस देखें इसके पूरे कंट्रोल भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर इसकी वॉइस भी है, यहाँ पर इसे हम फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं और इससे दोबारा अब इसके ऊपर हम कुछ और भी जैसा कि ये ऑप्शंस हैं प्लेबैक स्पीड, पिक्चर इन पिक्चर, ये भी कर सकते हैं। तो मैं इसे ओपन करके देखिए बात स्टार्ट होती है कि नहीं। जैसे क्लोज होगी दोबारा से स्टार्ट होगी, ये देखिए ये दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। इस तरह आप अपने वेब पेज पर
किसी भी ऑडियो, वीडियो, किसी भी टेक्स्ट को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और आप अपनी एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट HTML के अंदर रहते हुए तैयार कर सकते हैं आसानी के साथ। अब आते हैं हम अपने बटन टैग पर कि बटन टैग क्या होता है। तो ये देखें, हमारे पास एक टैग है ये बटन, और मैंने इस टैग को यहाँ पर आकर क्लोज किया। हम इसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे उसके वो बटन के ऊपर लिखी जाएगी। तो यहाँ पर आपको कुछ खास नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं आपको एक बार दोबारा लिखकर बता देती हूँ। ये देखें, मेरे पास मैं यहाँ पर लिखती हूँ बटन टैग, इसे मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पर मैं लिखती हूँ वेलकम। अब मैं इस बटन टैग को क्लोज कर देती हूँ। Ctrl+S दबाकर मैं सेव करती हूँ और दोबारा अपने गूगल क्रोम उसी फाइल पर आकर रिफ्रेश करती हूँ। तो ये देखिए, मेरे पास एक बटन आ चुका है जो कि जिसके अंदर लिखा है वेलकम। तो इसका मतलब है कि हम बटन के टैग को कहीं भी किसी भी टेक्स्ट पर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे ख़त्म कर देती हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने लिखा था। ओके, मैं इसे पहले भी बटन को लगा चुकी हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि जो मैंने बटन लगाया है इसके अंदर डाउनलोड लिखा है, इस डाउनलोड बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करूं तो मेरे पास इसके ऊपर मैंने फिर एंकर टैग लगाया कि एंकर टैग लगाएं जिसका हाइपर रेफरेंस है कि एक वीडियो है, वीडियो के फोल्डर में जाएं, उसके अंदर एक तराना नाम से वीडियो पड़ी है जिसकी टाइप डिफ़ॉल्ट है MP4, उसे डाउनलोड कर दें। डाउनलोड कि जैसे डाउनलोड पर हम क्लिक करें वो वीडियो जो है वीडियो के फोल्डर में तराना नाम से MP4 टाइप की वीडियो वो डाउनलोड हो जाए हमारे पास। तो इसे मैं यहाँ से सेव करती हूँ और आती हूँ। तो ये देखें, तो इस फाइल को एक बार दोबारा मैं अपने यहाँ पर इसे ओपन करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज पर। तो यहाँ पर देखिएगा, ये इसलिए स्टार्ट हुई है हमारी वीडियो ऑडियो क्योंकि हमने इसे ऑटो प्ले किया हुआ था, ऑटो स्टार्ट किया हुआ था। मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास है डाउनलोड बटन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये देखिए मेरे पास एक बार आई है, उसने बताया है कि आपकी वीडियो जो है डाउनलोड हो चुकी है। आप इसे ओपन करना चाहते हैं या फोल्डर में ओपन करना चाहते हैं या इसका देखना चाहते हैं कि ये डाउनलोड हो चुकी है कि नहीं। मैंने कहा मैं देखना चाहती हूँ कि ये डाउनलोड हो चुकी है कि नहीं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए तराना 2 MP4 ये देखिए डाउनलोड हो चुकी है। इस तरह आप किसी भी वीडियो को लगा सकते हैं अपने वेब पेज पर, ऑडियो को लगा सकते हैं, उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने डाउनलोड का बटन यहाँ पर वीडियो के नीचे लगाया, इसी तरह आप डाउनलोड का बटन ऑडियो पर भी लगा सकते हैं अच्छे से। और तो आज हमने सीख ली है अपनी बिगिनर्स टू एडवांस HTML लैंग्वेज कि उसमें क्या होता है क्या नहीं। तो एक छोटा सा काम और रह गया है, वो क्या है वो भी बताऊँ कि कैसे अपने वेब पेज पर हम इमोजीज को कॉल करते हैं। इसे सबको क्लोज कर देते हैं जो कि हमने पहले ओपन किया था, इस सब को क्लोज कर देते हैं। तो आते हैं अपने इस पेज पर, ये हमारे पास पेज है। ये देखिए, ये जो मैंने लिखा था या इसी के ऊपर ही मैं आपको थोड़ा सा प्रीव्यू करके दिखा देती हूँ। इसको मैं नोटपैड पर ओपन कर लेती हूँ अपने एडिटर पर। ये देखिए ओपन करती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने लिखा अ सिंपल पैराग्राफ और टेक्स्ट, मैंने इसे मार्कअप किया है। इसके आगे मैं लिख देती हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। ये जो मैंने लिखा आई एम वेरी हैप्पी, मैं चाहती हूँ कि मेरे वेब ब्राउज़र पर जब ये नज़र आए इसके साथ में छोटी सी इमोजीज नजर आए। तो इसे Ctrl+S करके मैंने सेव किया और यहाँ पर आकर इस पेज पर मैं रिफ्रेश करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा आ चुका है आई एम वेरी हैप्पी। मैं चाहती हूँ कि इसके आगे इमोजीज भी आएँ ताकि जो भी देखे उसे पता चल सके कि मैं हैप्पी ही हूँ, मैं खुश ही हूँ। तो ये कुछ थोड़ा सा कोड होता है जो कि हमारे इमोजीज को कॉल करता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ इस नोट पर ओपन करके। ये देखें, ये है हमारे पास कुछ इमोजीज का कोड जो कि हम यूज़ करते हैं अपने वेब पेज पर। तो ये मैं यहाँ से 3 इमोजीज उठा लेती हूँ Ctrl+C करके और यहाँ पर आकर मैं इसे यहाँ पर हैप्पी के आगे मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ। अब इसे Ctrl+S कर सेव किया।
और यहाँ पर आकर मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखें मेरे पास 3 इमोजीज आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। तो हम इसलिए खुश हैं क्योंकि हमने आज अपने HTML की पूरी लैंग्वेज को बिगिनर से लेकर एडवांस तक सीख लिया है कि क्या है। तो मैं एक छोटा सा फ़र्क आपको और बता दूं कि जो हम BR का टैग यूज़ करते हैं यहाँ पर, ये जो हमारे पास यहाँ पर ये जो हमने BR टैग लगाया है ये हम इसी तरह लगाते हैं। जो हम इस तरह टैग लगाते हैं ना BR का इस तरह, ये हमारा रॉन्ग है। BR का जो टैग होता है वो इस तरह लगाया जाता है। जो HTML में सही टैग है वो इस तरह यूज़ किया जाता है। और तो उम्मीद है आपको मेरी इस पूरी HTML की लैंग्वेज की अच्छे से समझ आई होगी। तो आज आपने HTML की लैंग्वेज को सीख लिया है, सो आपको अब खुशी के साथ नेक्स्ट लैंग्वेज CSS की तरफ आना चाहिए। सो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो CSS का पहला लेक्चर तैयार करके रखूँगी और उम्मीद है कि आप सब भी इसके लिए बहुत पुरजोश तरीके से तैयार होकर रहेंगे। अल्लाह हाफिज़ तमाम स्टूडेंट्स को, और उन तमाम स्टूडेंट्स को जो मेरे लेक्चर्स को देखते हैं और मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।